बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ एबिलिटी, एक्सप्लेन द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। फिर डिफाइन एबिलिटी, स्टेट द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी या कैपेसिटी कह दें, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड। क्योंकि एबिलिटी की ही टाइप्स अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड होती हैं, तो इसको बेसिकली ये डिफरेंस है बिटवीन कैपेसिटी, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड। व्हाट इज़ मेंटल एज, डिस्क्राइब आईक्यू, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये वाला जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो थोड़ा हम अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इन ब्रीफ, क्योंकि इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो फिज़िकली भी और मेंटली भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम सबका एक बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर है, टांगें, बाजू, आँखें, नाक वगैरह, लेकिन ये कि उनमें जो है वो उनमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, और कलर में भी डिफरेंस होता है, जैसे कोई फेयर है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। ठीक है, इसी तरह मेंटली भी इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन सब में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो अपना अपना हिस्सा प्ले करते हैं। To study the nature of individual differences and how they are measured is differential psychology। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नेचर स्टडी करना कि किस तरह से ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट है, उनका नेचर क्या है और किस तरह उसको मेजर करना, इस डिफरेंस को, ये डिफरेंशियल साइकोलॉजी कहलाता है। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी में बी डिफाइंड एज मेंटल और फिजिकल पावर और कैपेसिटी टू डू सम वर्क और स्पेशल टास्क विद और विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग। यानी कि एबिलिटी को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये आपकी मेंटल या फिज़िकल पावर है या कैपेसिटी है, जिससे आप कोई ख़ास काम या कोई टास्क कर सकते हैं ट्रेनिंग के बगैर या ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में एबिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ मेंटल और फिज़िकल टास्क विच कैन बी आइदर इनेट और डेवलप थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। बात वही हो गई कि वो कैपेसिटी है जिससे आप कोई मेंटल या फिज़िकल टास्क कर सकते हैं। ये कैपेसिटी इनेट भी हो सकती है, यानी कि आपके अंदर हमेशा मौजूद थी या मौजूद है, या ये डेवलप हो सकती है लर्निंग से और अपने आपके तजुर्बों से। ठीक है, ठीक है। एबिलिटी जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, जैसे इंटेलेक्चुअल है जिसमें आप रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कितना एबल है कोई, कितना कैपेसिटी है उसके अंदर कोई काम करने की, मेंटली या इंटेलेक्चुअली उसकी मेमोरी कैसी है। ठीक है, और किस तरह के वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर सकता है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। इसी तरह एबिलिटी जो है वो फिज़िकल भी हो सकती है, जैसे एथलीट्स हैं उनका स्टेमिना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक आम आदमी जिसने इतनी ज़्यादा जो है वर्कआउट वगैरह नहीं किया हो, तो उसका स्टेमिना कम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, किसी की बहुत अच्छी बैलेंसिंग होती है तो वो जैसे रोप पे चल लेते हैं। ठीक है, तो आपकी ये भी आपकी एक एबिलिटी होती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो कोई ड्राइव बहुत अच्छा कर सकता है, टाइपिंग कर सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, ये सब एबिलिटीज़ हो गई। 3 टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ एबिलिटी कह लें। ठीक है, इसमें कैपेसिटी आ जाती है, अचीवमेंट आ जाता है और एप्टीट्यूड आ जाता है। तो अब हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं, इसी डिस्कशन से आप उनकी डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। कैपेसिटी क्या है? तो कैपेसिटी को हम पोटेंशियल एबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि इंसान में एक पोटेंशियल है, एक उसके अंदर एक सोई हुई कोई खासियत है जिससे वो एक काम कर सकता है।
ठीक है। इसको हम डॉर्मेंट एबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि सोई हुई एबिलिटी। ठीक है, तो इसकी क्या है कि वंस मैक्सिमम पोटेंशियल और इनहेरेंट एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, इंसान के अंदर एक काम करने की अंदर एक पैदाइशी एबिलिटी है। ठीक है, अंदरूनी एक उसकी एबिलिटी है, तो जिसकी वजह से वो ये काम कर सकता है। ये अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इसको लर्निंग से डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन जब आप ड्राइविंग करना सीख जाएंगे तो आपको ड्राइविंग आ जाएगी, तो आपके पास कैपेसिटी है कि आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी कैपेसिटी है कि आप पेंट कर सकते हैं अगर आपको सिखाया जाए और आप सीख जाए। ठीक है, तो और एक से ज़्यादा चीज़ें भी एक वक्त में कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग भी कर सकते हैं और ड्राइविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं लर्न करके। ठीक है, तो जिस तरह आपको लर्निंग से एक एबिलिटी आती है, वो आपकी कैपेसिटी होगी कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अब अचीवमेंट क्या होती है? अचीवमेंट जो है वो एक्चुअल एबिलिटी है, यानी कि ये एक आपका प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेट है। ठीक है, जिसमें आपने कोई नॉलेज, स्किल या अंडरस्टैंडिंग आपने ऑलरेडी आपने एक्वायर किया हुआ है, हासिल किया हुआ है लर्निंग या एक्सपीरियंस से। ठीक है, पर्सन जैसे एक शख्स पेंटर है और बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, ठीक है, तो वो कंपटीशन में जीत जाता है, तो ये उसकी अचीवमेंट है कि वो बहुत ही मशहूर पेंटर है, बहुत मशहूर हो गया, ये उसकी अचीवमेंट है। उसकी जो कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, वो इतनी ज़्यादा हो गई है, उसने इतना अच्छा लर्न कर लिया है, ठीक है, या एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया है कि उसकी वजह से मशहूर हो गया है। ठीक है, या वो कंपटीशन जीत जाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने अरेबिक लैंग्वेज में ए ग्रेड हासिल किया है, क्योंकि उसने पहले से अरेबिक लैंग्वेज सीख ली थी, वो अरेबिक बोल भी सकता था और उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं, ए ग्रेड हासिल किया है। ठीक है, तो क्या है ये कि ये अचीवमेंट हो गई उसकी। ठीक है, अब आप इम्तिहान देते हैं, आपकी परसेंटेज ज़्यादा आती है क्योंकि आप लर्न करते हैं उस चीज़ को। मैथ्स में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए तो आपने उसको बहुत अच्छा लर्न किया था, बहुत अच्छा सीख लिया था, उसके अंदर आप माहिर हो गए थे। तो जब आप माहिर हो जाते हैं तो ये आपकी अचीवमेंट हो जाती है। ठीक है, ये पास्ट लर्निंग यानी कि जो आपने लर्न किया है उसकी वजह से होता है। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है प्रेडिक्टेबल अचीवमेंट। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में है, ना ही ये पोटेंशियल है और ना ही होली एक्चुअल है। जैसे पोटेंशियल जो थी वो कैपेसिटी थी और एक्चुअल जो थी वो अचीवमेंट थी। ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच की है, प्रेडिक्टेबल अचीवमेंट है। ये आपका प्रेडिक्ट करती है कि आप फ्यूचर में कितना सक्सेस हासिल करेंगे एक फील्ड में या एक स्किल में। ठीक है, इसमें ये इंडिविजुअल्स पोटेंशियल है फॉर लर्निंग और एक्वायरिंग अ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज इन फ्यूचर, यानी कि आप कितना जो है वो एक स्पेसिफिक स्किल या किसी नॉलेज को एक्वायर कर सकेंगे। तो ये प्रेडिक्ट करती है आपकी अचीवमेंट को, वो एप्टीट्यूड है। आपने कितनी जल्दी एक स्किल को लर्न कर लिया, उसमें माहिर हो गए, कितनी अच्छी तरीके से लर्न किया, तो ये सब एप्टीट्यूड में आ जाता है। तो इसको आप कह लें कि ये लेस देन अचीवमेंट है बट मोर देन कैपेसिटी है। स्टूडेंट के इसका एग्जांपल ये है कि आप कह लें कि स्टूडेंट हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू पेंट एज वेल एज टू कंपोज पोइट्री। ठीक है, उसके पास एक कैपेसिटी है या एबिलिटी है कि वो पेंट भी कर सकता है और वो शायर भी है। तो अगर उसी कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए उसने 1 साल ट्रेनिंग की, लेकिन ये कि उसकी पेंटिंग में वो ज़्यादा माहिर हो गया ना कि शायरी में माहिर हो गया। ठीक है, तो उसका एप्टीट्यूड जो है वो पेंटिंग की तरफ है। ठीक है, प्री डायलेक्शन टू पेंट वेरी वेल, आप इसको कह सकते हैं कि ये
प्री डायलेक्शन है कि वो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक है, जैसे अब एक आप कह लें कि एक एथलीट है जो कि MMA में उसने ट्रेनिंग करी है, तो उसने ताइक्वांडो भी सीखा है और कराटे भी सीखा है। ठीक है, फिर वो उसको आप 1 साल ट्रेनिंग करते हैं कि ताइक्वांडो में भी और कराटे में भी, लेकिन एट द एंड आप देखते हैं कि वो कराटे का ज़्यादा अच्छा माहिर है एज़ कम्पेयर टू ताइक्वांडो के। ठीक है, तो आप क्या हुआ, उसकी प्री डायलेक्शन ताइक्वांडो की तरफ ज़्यादा थी, यानी कि उसका एप्टीट्यूड उसकी तरफ ज़्यादा था। ठीक है, इसी तरह जब स्टूडेंट्स के वो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए जाते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का बेसिक मकसद ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो उनमें कितनी पोटेंशियल है कि वो इस फील्ड में काम कर सकें या इस फील्ड में पढ़ सकें। ठीक है, तो यानी कि ये एक प्रिडिक्शन होती है कि फ्यूचर में स्टूडेंट ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरह के होते हैं, एबिलिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो मुख्तलिफ टेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइस किए हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी, अचीवमेंट या एप्टीट्यूड। इसमें इसके ज़रिए से मालूम किया जाता है कि कितनी एबिलिटी है या आप कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एक ख़ास टास्क दिया जाता है, एक ख़ास आपको काम दिया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन ज़रूरी हैं उसके लिए, और उसको कहा जाता है कि अपना बेस्ट लगा दें इसको टास्क को करने के लिए, और फिर देखा जाता है कि वो कैसे वो परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी एबिलिटी, अचीवमेंट या एप्टीट्यूड को मेजर करती है। ठीक है, इन टेस्ट को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट की या एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं। इन टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करें व्हाट दे आर इंटेंटेड टू मेजर। इन टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपको मेजर करके बताएं कि इन जैसे अब आप अगर अचीवमेंट मेजर कर रहे हैं या आप एबिलिटी मेजर कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेटली इन टेस्ट को होना चाहिए। इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस किया जाता है। ठीक है, इन टेस्ट को जब डिवाइस किया जाता है तो इनको बार बार डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे चेक किया जाता है, फिर इनको एक फॉर्मली एक अप्रूवल दी जाती है कि हाँ ये टेस्ट हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं टू मेजर द एबिलिटी। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसको हम VOR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 क्वालिटीज़ या ख़ासियतें होंगी साइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो फिर वो एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, एक एक्यूरेट साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जिसको आप डिफरेंट क्लाइंट पे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसकी जो रिज़ल्ट्स होंगे उसको आप एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी को आप इंटरनल कंसिस्टेंसी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और को रिलेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? एक बंदा रिलायबल है, आप उसको आप आम हालात में भी आप यूज़ करते हैं कि फ़लाँ चीज़ रिलायबल है या ये इंसान रिलायबल है। आप उसको अपना कोई भी राज बताते हैं वो आगे नहीं बताएगा। इसी तरह से किसी दर्जी को कपड़े सिलने दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये रिलायबल दर्जी है, ये बिल्कुल सही सिएगा, एक्यूरेटली सिएगा और मेरे कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा। तो ये रिलायबिलिटी होती है आम हालात में या हम नॉर्मली जिसको यूज़ करते हैं। अब क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिलायबिलिटी कैसे आएगी, तो उनको इंटरनली कंसिस्टेंट होना चाहिए और कोरिलेटिंग होना चाहिए। ठीक है, इंट्रिंसिकली साउंड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक सही टेस्ट होना चाहिए, एक्यूरेट टेस्ट होना चाहिए। उसके रिज़ल्ट्स जो हैं बिल्कुल हमेशा कंसिस्टेंट होने चाहिए। आप जितनी दफ़ा परफॉर्म करें उनके कंसिस्टेंट रिज़ल्ट होने चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। यानी कि अगर
आपने एक ही ग्रुप ऑफ पीपल पे एक दफ़ा टेस्ट किया, फिर आपने एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट किया, तो उसके रिज़ल्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, ठीक है। और इन टेस्ट को बनाया जाता है बार बार टेस्टिंग और रीटेस्टिंग करके इनको बनाया जाता है, ताकि वो एक बिल्कुल उनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है। जितनी दफ़ा भी टेस्ट किया जाएगा उससे एक आइडेंटिकल रिज़ल्ट्स आएंगे, रिज़ल्ट्स आपके बिल्कुल सही आने चाहिए, ठीक है। रिज़ल्ट ज़्यादा इधर उधर ततर बतर नहीं होने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। मसलन ये जब आप स्टैटिस्टिकली इन टेस्ट को जांचते हैं, ठीक है, जब आप इनको स्टैटिस्टिकल टेस्ट से देखते हैं तो आपकी मीन मीडियन मोड्स वगैरह में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल ले लें तो कि यानी कि एक ये नहीं होना चाहिए कि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा हाई आ रही हैं एक साइड पे और एक साइड पे बहुत ज़्यादा लो आ रही है, ठीक है। इनकी रीडिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिन भी टेस्ट में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं उनको एक रिलायबल टेस्ट कहा जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आपका कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट सिमिलर रिज़ल्ट शो करता है तो फिर हम उसको एक रिलायबल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी रिज़ल्ट्स को प्रिसाइज होना चाहिए। जब भी आप उसको रीटेस्ट करें, एक दफ़ा टेस्ट करें फिर रीटेस्ट करें सेम ग्रुप को डिफरेंट टाइम्स में, तो स्कोर्स को हमेशा सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका पता चलता है कि कितना रिलायबल है, स्टेबल है आपका टेस्ट, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि अगर वो कोई भी चीज़ को मेजर कर रहा है तो उसी चीज़ को मेजर करना चाहिए उसको। जैसे अगर वो एक क्लास है बच्चों की, उसमें आप एग्रेशन को मेजर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में एग्रेशन कितना है, तो उसके क्वेश्चंस ऐसे ही होने चाहिए जो एग्रेशन को मेजर करें, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा जो हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए कि उनकी रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो रिलायबल होना चाहिए कि अगर आप किसी की इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, एग्रेशन मेजर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो उसी चीज़ को मेजर करे, ठीक है। और इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े कि कौन उसको मेजर कर रहा है, यानी कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एक ही टेस्ट को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यह है कि आप उसके डिफरेंट वर्जन्स भी बना सकते हैं एक ही टेस्ट के, अगर जो वर्जन हैं उनको भी बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। और आपके टेस्ट कितना अच्छा है उसी से जब रिज़ल्ट आएंगे तो वो ऐसे होंगे कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो आपका टेस्ट इस तरह का होना चाहिए जिस पे आप पूरे यकीन से भरोसा करें, तो उस टेस्ट को फिर आप रिलायबल कहते हैं। मसलन ये कि एक जैसे टेस्ट बनाया गया है और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कोरिलेट नहीं कर रहे आपके टोटल स्कोर से, ठीक है, या ये कि वो उस चीज़ को मेजर नहीं कर पा रहे जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को उसमें से हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि टेस्ट मज़ीद रिलायबल हो जाए, सही है। तो आप रिलायबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए गए हैं जो कि उनकी रिलायबिलिटी चेक की गई है, ठीक है, और उनको जो है वो फिर दुनिया भर में माना जाता है और उनको परफॉर्म किया जाता है कि अब इसमें जैसे मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, तो जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बिनेट ने कुछ टेस्ट डिवाइस किए थे, तो उसने बार बार उनको उनके रिज़ल्ट्स को चेक किया, रीटेस्ट किया गया, फिर उसने पूरा एक इंटेलिजेंस टेस्ट तरतीब दिया। तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है, उसको रिलायबल बनाना मुश्किल होता है, उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस देना ज़रूरी है और उन स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि टेस्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वैलिड का मतलब यानी कि आपका जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं वो रियल लाइफ के होने चाहिए, रियलिटी के होने चाहिए, ठीक है। वो टेस्ट को मेजर करना चाहिए जो कि वो इंटेंडेड टू मेजर है, क्या चीज़ आप मेजर करना चाह रहे थे सिर्फ उसी को मेजर करना चाहिए, यानी कि उसको वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है और आप जो है वो फिज़िक्स का एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है,
तो फिज़िक्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होने चाहिए, ठीक है। उनमें ऐसी मुश्किल इंग्लिश यूज़ कर ली जाए, फ़र्ज़ करें, जो कि आपको क्वेश्चन ही ना समझ आए, हालांकि आपको वो चीज़ आती हो, तो फिर क्या होगा कि वो आपका फ़िज़िक्स की नॉलेज असेस नहीं कर रहा, बल्कि वो आपकी मुश्किल इंग्लिश की नॉलेज असेस कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो एक वैलिड पेपर नहीं होगा आपके लिए। ये टेस्ट जो है हो सकता है रिलायबल हो, ठीक है, क्योंकि जब आप इसी टेस्ट को दोबारा करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर तो आपको इसी तरह का रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो रिलायबल तो हो गया, यानी कि टेस्ट रीटेस्ट पे उसने आपको कंसिस्टेंसी शो कर दी, मगर क्या हुआ कि वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो आपकी फ़िज़िक्स की नॉलेज जज ही नहीं कर रहा था। तो वैलिडिटी जो है वो ज़रूरी है टेस्ट के लिए, जिस तरह रिलायबिलिटी है, यानी कि रिलायबिलिटी, रिलायबल भी होना चाहिए टेस्ट को और वैलिड भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल ये है कि अगर एक टेस्ट है, इसमें आपने एक इंडिविजुअल को देखा है कि उसकी सी ग्रेड आ रहा है एक ख़ास उसकी स्किल्स में या उसकी एबिलिटी में, ठीक है, तो उसका जो है रियल लाइफ में भी उसकी परफॉर्मेंस यही होनी चाहिए, यानी कि उसने उस स्किल में या उस सब्जेक्ट में उसके स्कोर्स यही आते होंगे। मसलन ये कि एक हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया है किसी बच्चे के ऊपर और उसको हमने मैथ्स की स्किल्स चेक की हैं, तो हमें रिज़ल्ट मिला है कि जी वो ग्रेड बी तकरीबन उसका जैसे आ रहा है, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी हम देखेंगे कि उसने बचपन से मैथ्स में किस तरह की शो की है, अपनी एबिलिटी शो की है, तो फिर ही एक वैलिड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो रियलिटी में होना चाहिए ये, ठीक है, और इसको वैलिड होना चाहिए कि ये इंटेंटेड टू मेजर, कि जो चीज़ आपको मेजर करनी है उसी चीज़ के लिए ये टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है कि तीसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी बहुत अहम है, ठीक है, उसके अंदर कोई सब्जेक्टिव फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि जब आप एग्ज़ामिनर को या आप साइकोलॉजिस्ट को चेंज कर देते हैं, जो यानी कि परफॉर्म कर रहा है टेस्ट को, टेस्ट ले रहा है, अगर आप रिसर्चर को, टेस्टर को चेंज कर देते हैं तो रिज़ल्ट्स फ़र्क नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक ही आदमी पे अगर एक साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहा है, एक कोई टेस्ट कर रहा है, और अगर वो साइकोलॉजिस्ट बदल जाता है तो फिर वही सब कुछ रिज़ल्ट वही आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिविटी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये एक आपका अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। जो भी ऑपरेटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आप क्वेश्चनेयर्स यूज़ कर रहे हैं या किसी किस्म का ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और उनमें ये सारी क्वालिटी हैं, तो फिर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स कहलाता है, और जो टेस्ट होता है जो आप कर रहे होते हैं वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाता है, स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो जब तक कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज ना कर दिया जाए, तो जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाता रियल लाइफ में, लोगों के ऊपर अप्लाई करके उसके रिज़ल्ट्स को माना नहीं जाता। तो जब तक कि कोई भी टेस्ट स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे। अब जैसे ये स्लाइड है जिसमें आपको स्माइली फेसेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये एक स्लाइड बनाई हुई है, या आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आप लोगों को दिखाकर पूछते हैं कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, और आपने 100 लोगों पे परफॉर्म किया है, जिसमें से 98 या 99 लोगों ने यही कहा कि ये स्माइली फेसेस हैं, और आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट यही होना चाहिए कि ये स्माइली फेसेस ही बताने चाहिए। तो सिर्फ 1 जो पर्सन था उसने नहीं बताया, तो इसका मतलब है ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है, वो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं इस टेस्ट पे, लोगों का ये जज करने के लिए कि ये लोग इसको कौन सी अपीयरेंस पे ले रहे हैं, यानी कि ये एक स्माइली फेस है और ये आपकी हैप्पीनेस शो करता है, ठीक है। अगर आप पूछें कि कौन सा इमोशन शो करता है, तो ये हैप्पीनेस शो कर रहा है, ठीक है।
तो इसको आप रिलायबल भी कह सकते हैं और वैलिड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि किस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका रिज़ल्ट ये होता कि भाई 50% लोग कह रहे हैं कि ये स्माइली फेस है, 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो स्माइली फेस नहीं है, ये तो बस ऐसे ही सीधा है और ये कोई हैप्पी का इमोशन शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर ये आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होता और ना ही वैलिड होता। सही है। तो आप एक टेस्ट को जब ही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसमें रिसर्चर बदल भी जाते हैं तो हर रिसर्चर जो कोई भी रिसर्चर होगा, अगर वो ये वाला कार्ड दिखा रहा है तो सेम रिज़ल्ट आने चाहिए, यानी कि 99% या 100% लोग इसको स्माइली फेस ही कहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्ड है तो इसमें इमोशन क्या शो हो रहा है, लव का इमोशन शो हो रहा है। अगर आप इसको दिखाकर पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो ये कहेंगे कि हार्ट है, रेड कलर के हार्ट हैं, और क्या इमोशन शो करते हैं, तो इमोशन लव का शो करते हैं, ठीक है। अगर आपके 95% लोग भी कह रहे हैं कि ये लव का इमोशन शो करते हैं, ठीक है, तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट इस कार्ड को दिखाने का सही है कि हाँ रीटेस्ट करें आप, फिर और 100 लोग लें, फिर 100 लोग लें, और सब तकरीबन यानी कि उसमें से 99% लोग या 95% लोग ये कह रहे हो कि ये लव का इमोशन है, ठीक है। तो आप फिर ये टेस्ट आपका रिलायबल हो जाता है, ठीक है। फिर आप इसको जब भी परफॉर्म करेंगे, अगर किसी शख्स को बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है कि वो इसको एज अ लव का इमोशन जो है वो जांच नहीं पाए, ठीक है। तो इस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ये एक छोटी सी मिसाल थी, ये